नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। चैनल है फिल्मी फराज और यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। और आज जिक्र करने जा रहे हैं, एक बेहतरीन किस्सा आपसे शेयर करते हैं जनाब रफ़ी साहब का। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज ना होना। रफ़ी साहब तो पंजाब से आते थे और चाहे कुछ भी हो जाए, कितने ही बड़े वो गायक क्यों ना हों, लेकिन ठंडी ठंडी लस्सी को उन्होंने पीना कभी नहीं छोड़ा। आज इस पर बात करेंगे। दोस्तों, रफ़ी साहब के बारे में बात करना सूरज को दिया दिखाने वाली बात है, ये तो आप जानते ही हैं। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मका नहीं होता। रफ़ी साहब ऐसे ही एक चिराग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। जहां भी वो जाते हैं, उनकी आवाज़ जाती है, वहां रोशनी हो जाती है, चाहे वो गरीबों की झोपड़ी हो या अमीरों का महल हो। साहब, बात 1953-54 के आसपास की है। एक साहब जिनका नाम गोपाल शर्मा था, वो बिजनौर से बम्बई तशरीफ़ लाए और दादर स्टेशन पर उतरे। उन्हें भूख लगी, लाजमी सी बात है, जब इंसान आता है सफ़र से तो कुछ खाता है, पीता है। ढूंढते ढूंढते वो एक दुकान पर पहुँचे, वहाँ ठंडी ठंडी लस्सी मिल रही थी। गोपाल शर्मा साहब ने लस्सी का ऑर्डर दिया। पास में गौर से देखा तो 2 लोग और बैठे हुए थे। गोपाल शर्मा उन्हें पहचान गए। एक तो खुद रफ़ी साहब थे और उनके साथ थे उनके साले और सेक्रेटरी ज़हीर भाई। रफ़ी साहब और ज़हीर साहब दोनों बढ़िया ठंडी लस्सी पी रहे थे। गोपाल शर्मा, लाज़मी सी बात है, रफ़ी साहब को देखकर पहचान गए और गए, रफ़ी साहब से मिले, सलाम दुआ की। और बातों ही बातों में गोपाल जी ने रफ़ी साहब से पूछा कि माफ़ी चाहता हूँ जनाब, लेकिन आप तो इतने बड़े सिंगर हैं, गायक हैं, और हमने सुना है कि गायक खटाई से और ठंडाई से दूर रहते हैं, और आप तो बढ़िया लस्सी पी रहे हैं ठंडी ठंडी। तो रफ़ी साहब मुस्कुराए और अब अपनी पंजाबी स्टाइल में कहा कि गायक तो हम हैं, ये हमारा इसमें कोई कमाल नहीं। उनकी आदत थी, ऊपर वाले की तरफ दोनों हाथ किया करते थे और यही मानते थे कि सब खुदा की देन है। यही उन्होंने उस वक्त भी किया और कहा कि जनाब, जहाँ तक लस्सी का सवाल है तो हम तो हैं पंजाबी, ये लस्सी हमसे नहीं छूटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और पी गए लस्सी। ये थी पहली मुलाकात रफ़ी साहब की और गोपाल शर्मा जी की। खैर दोस्तों, वक्त बीता और बाद में यही गोपाल शर्मा साहब रेडियो सिलोन में अनाउंसर हो गए और श्रीलंका चले गए। ये 1960 के आसपास की बात है। वहाँ फिर वो अनाउंसर थे तो गीत प्ले किया करते थे, फिल्मी गीत, रफ़ी साहब के, मुकेश जी के, लता जी के, किशोर दा के और सबके। इसी बीच गोपाल जी का बॉम्बे आना हुआ। वहीं रहा करते थे, छुट्टियों में आते थे बॉम्बे। तो उन्होंने ये सोचा इस बार कि अब लाजमी सी बात है, अनाउंसर थे तो फिल्मी संगीतकार और गायक से उनकी, जितने भी गायक थे उनसे उनकी दोस्ती थी। गोपाल जी ने सोचा कि चलो मिला जाए, जितने लोग मिल जाएं। और पहली मुलाकात हुई उनकी जनाब ओपी नैयर साहब से। ओपी नैयर साहब के पास गए, वो फेमस स्टूडियोज़ में मुलाकात हुई। नैयर साहब ने शिकायत की, अरे साहब, गोपाल साहब, आप तो शंकर जयकिशन को ज़्यादा पसंद करते हैं। उन दिनों शंकर जयकिशन और ओपी नैयर का ज़बरदस्त मुकाबला हुआ करता था संगीत में। तो गोपाल शर्मा ने कहा कि नहीं साहब, हम तो आपके गीतों को भी पसंद करते हैं। नैयर साहब ने कहा, कहाँ आप हमारे गीत ज़्यादा बजाते रेडियो सिलोन से, शंकर जयकिशन के गीत ज़्यादा आते हैं। गोपाल शर्मा ने फ़ौरन पलट कर जवाब दिया, कहा कि अच्छा ये बताइए कि आपका कौन सा गीत है जिसमें 14 मुखड़े हैं। तो
ओपी नैयर सोचने लगे। गोपाल शर्मा ने कहा, आपका जनाब, मिस कोको कोला में है ना वो गीत, ये जीना भी कोई जीना, उसमें 14 मुखड़े, शुरू में मुखड़े ही मुखड़े हैं, हमें कैसे मालूम अगर हम आपके गीत नहीं बजाते। नैयर साहब मान गए और कहने लगे, हाँ आप सही कह रहे हैं, आप हमारे भी शेदाई हैं। खैर ये एक बात है जो किताब में लिखी है, गोपाल शर्मा साहब से जुड़ी। खैर ओपी नैयर साहब ने कहा कि अगर आप चाहते हैं जनाब रफ़ी साहब से मुलाकात हो जाए तो पास ही के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करना है, आप चाहें तो मिल लें। नेकी और पूछ पूछ गोपाल शर्मा साहब फ़ौरन ओपी नैयर साहब की कार ली और उसमें बैठकर पास के स्टूडियो चले गए। नैयर साहब की कार थी तो किसी ने रोका नहीं। अंदर गए गोपाल जी, वहाँ हमीद भाई मिले, रफ़ी साहब के भाई। उन्होंने गोपाल शर्मा साहब का स्वागत किया, इस्तकबाल किया और रफ़ी साहब के पास ले गए। वहाँ शंकर जयकिशन भी मौजूद थे और संगम फिल्म के गीत की रिहर्सल चल रही थी और रिकॉर्डिंग होने वाली थी। गीत तो आप समझ ही गए होंगे, रफ़ी साहब का एक ही गीत है संगम में, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। रफ़ी साहब गोपाल शर्मा साहब से मिले, गले से लगाया और कहा, बहुत शुक्रिया आपका, और बार बार शुक्रिया अदा किया। गोपाल शर्मा समझे कि शायद मैं इनके गाने रेडियो से प्ले करता हूँ तो इसलिए ये थैंक्स बोल रहे हैं। फिर रफ़ी साहब ने कहा कि जनाब मैं आपका शुक्रिया इसलिए अदा कर रहा हूँ कि आप जब हमारे गाने प्ले करते हैं तो एक गाना आप बार बार जब सुनवाते हैं, फिल्म शाहजहाँ का जो 1946 में आई थी, और जब आप ये कहते हैं ना कि सहगल साहब के साथ रफ़ी साहब ने कोरस में गाया है, मेरे सपनों की रानी रूही रूही, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, फ़ख्र महसूस होता है। अब देखिए रफ़ी साहब का बड़प्पन, सारे अपने गीत छोड़कर उन्होंने उस गीत को पसंद किया जो उन्होंने सहगल साहब के साथ गाया था। कोरस में नौशाद साहब से ये अर्ज़ की थी रफ़ी साहब ने कि मुझे एक मौका सहगल साहब के साथ दे दीजिए ताकि मैं फ़ख्रिया इस बात को ज़िंदगी भर कह सकूं, और वो कहते भी थे। यही बात उन्होंने गोपाल शर्मा जी से कही कि आपका बहुत शुक्रिया जो आप उस गीत में मुझ नाचीज़ का नाम लेते हैं। ये बड़प्पन दोस्तों रफ़ी साहब का, जिसे गोपाल शर्मा जी याद करते हुए बताते हैं। उसके बाद रफ़ी साहब ने कहा कि अभी आप रुकिए, संगम का गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख कर जाइए। और साहब वो एक ही टेक में, रिहर्सल तो पहले हो ही चुकी थी काफ़ी, एक ही टेक में ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर गाना रिकॉर्ड हो गया। और बाद में ये कितना मशहूर हुआ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रफ़ी साहब की और गोपाल शर्मा जी की दूसरी मुलाकात थी। इसके अलावा किताब में गोपाल शर्मा जी रफ़ी साहब के बारे में बहुत सी बातें बताते हैं दोस्तों, जैसे कि सर जो तेरा चकराए जो गीत है वो उस ज़माने में पूरी दुनिया में कॉमेडी सॉन्ग्स में नंबर 1 पे रहा कई साल। गोविंदा आला रे जो गीत था वो सड़कों पर बजा करता था लाउड स्पीकर्स पर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। बहारों फूल बरसाओ जैसा गीत शंकर जयकिशन ने रफ़ी साहब से कहा कि इसे हम इतना मशहूर हुआ है तो इंग्लिश में भी रिकॉर्ड करेंगे। हालांकि रफ़ी साहब नहीं चाहते थे, उन्होंने इनकार किया था, लेकिन फिर शंकर जयकिशन ने कहा तो इस गीत को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया गया। इसी तमाम बातें गोपाल शर्मा जी किताब में बताते हैं और ये कहते हैं कि इस भीड़ में गायक तो कई आएंगे जाएंगे साहब, लेकिन रफ़ी आपको कहीं नहीं मिलेगा, मोहम्मद रफ़ी साहब कहीं नहीं मिलेंगे। रफ़ी साहब तो बस एक ही थे, एक ही हैं और एक ही रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ बातें थीं रफ़ी साहब की और गोपाल जी की जो बहुत पुरानी हो गई हैं, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि तरोताज़ा हैं। और रफ़ी साहब के बारे में कहीं से कुछ भी मिलता है तो कोशिश करते हैं कि आपके सामने हाजिर कर दें। आपको भी अगर रफ़ी साहब के बारे में कुछ और मालूम हो, वैसे तो उनके बारे में सबको काफ़ी बातें मालूम है, लेकिन कोई नई बात मालूम हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए, हम उस पर कार्यक्रम करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखें दोस्तों। आज बस इतना ही, नमस्कार, खुदा हाफिज़। ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते, ये हवा, हर एक चीज है अपनी जगह ठिकाने से। कई दिनों से शिकायत नहीं ज़माने से, ये जिंदगी है सफर और सफर ही मंजिल है।